जानी साहब, द प्रॉब्लम हिंदुस्तान में है ये पिछले 10 साल से। अभी तो हालात तो इतना बुरी हालत है, सारे इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी क्रम्बल, कोलैप्स हो चुका है। अंबानी साहब का भी एक ही वोट है, उस गरीब आदमी जिसका घर नहीं है और सड़क के ऊपर सो रहा है, उसका भी एक ही वोट है। यही ताकत है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ये किस लिए ये पहले इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम अभी कभी शक करने का इमेजिन में नहीं कर सकता था। बिल्कुल। मगर 2017 के बाद हमें पता है इलेक्शन कमीशन के अंदर क्या हो रहा था। और सर एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इसमें ये उठता है कि ये सब डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके भारतीय होने का प्रूफ है, अगर ये भी नहीं प्रूफ माना जाएगा तो आजादी के 78 साल के बाद वो कौन सा एक डॉक्यूमेंट है जो इस देश के नागरिक होने के लिए उसको प्रूफ माना जाएगा? अचानक से ये सब खारिज हो गए। इलेक्शन सिस्टम का जो ये इतना शक आने का सुप्रीम कोर्ट भी उसमें एक वजह है, क्योंकि वो प्रॉपर एक्सपर्ट्स को डिस्कस करके बुला करके वो एक लर्नड जजमेंट नहीं दिया है। सही बात। सो दैट्स व्हाई इट्स एन इंस्टीट्यूशन कोलैप्स इज क्रिएटिंग मेजर हैवक इंडिया का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम का। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी पॉडकास्ट। पॉडकास्ट इसलिए क्योंकि जैसे आपको बता चुके हैं कि 2 हफ्ते के लिए हमारा जो रूटीन चैनल है मयूर जानी ऑफिशियल, उस चैनल को यूट्यूब ने जो है वो कहा है कि 2 हफ्ते आपका चैनल नहीं चलने देंगे, स्ट्राइक लगा दी। स्ट्राइक इसलिए लगा दी है कि उन्होंने कहा कि आपने कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस जो उनकी होती है उसका हमने वायोलेशन किया है। तो हमने करस्पॉन्डेंस किया यूट्यूब के साथ, तो क्योंकि हमने कहा कि भाई कहाँ वायोलेशन कहाँ पे हुआ है, जरा बताइए, ऐसी कौन सी बात हमने कह दी, ऐसा क्या कर दिया जो कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करता हो। तो उस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, कहा कि नहीं बस हम वी आर प्रीटी श्योर कि आपने गाइडलाइंस जो है वो वायलेट किए तो आपका चैनल अभी बंद रहे। तो हमने वो पॉडकास्ट जो है मयूर जानी वो इसी बात को ध्यान पर रखते हुए शुरू कर दिया था, कभी ये बंद हो जाए तो बात करने का जरिया जो है वो तो रहना चाहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं मयूर जानी पॉडकास्ट पे, लेकिन मयूर जानी ऑफिशियल भी आप जो है बिल्कुल वहां पे जाइएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि 2 हफ्ता लग सकता है वहां पे वीडियो नए अपलोड नहीं हो पाएंगे, लेकिन वो चैनल उसके बाद तो फिर जारी रहेगी। तो वहां जरूर आप जाइएगा और उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको भी कीजिए, क्योंकि अब ये 2 हफ्ते तक तो इसी पे बात करनी है, यही इसी मंच पे करनी है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो चुनावी एक बाउंडर उठा है प्रक्रिया को लेकर, और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात की बिहार में, और उसके बाद फिर जो घोषणा हुई है वो भी सफिशिएंट है क्या, चुनाव आयोग क्या लीपापोती कर रहा है, और मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। तो इन सब चीजों को लेकर हमने सोचा कि आज हम देव साहब साहब से बात करें। आप सब उनको अच्छी तरह से जानते हैं, परिचित हैं, रिटायर्ड आईएएस अफसर तो है ही हैं, ये बहुत ही एक्टिव हैं सिविल सोसाइटी में इस देश में, और चुनावी प्रक्रिया में सफाई और उसकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें उनकी एक अहम भूमिका है। तो हमने कहा उन्हीं से आज बात कर लेते हैं और जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मामले को वो किस तरह से देख रहे हैं और कहाँ आके अभी ये पूरा जो एपिसोड है वो रुका हुआ है, वहां तक वो हमको जानकारी दें कि हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मयूर जानी पॉडकास्ट है, वो वाला अभी कुछ 2-1 हफ्ते जो है वो बंद रखना पड़ेगा, यूट्यूब ने बंद कर दिया हमारा। ये हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है हिंदी में, इसी पे आपका स्वागत है। तो आपसे सर ये बस जो मैंने प्रस्तावना भूमिका मैंने बनाई, ये अब तो कोर्ट में चला गया मामला, आप एज एन एक्स एडमिनिस्ट्रेटर ना, ये आपने चंडीगढ़ शहर जब बन रहा था तब आपका बहुत बड़ा एक अहम भूमिका थी, आप एडमिनिस्ट्रेटर थे। यू हैव गॉन थ्रू एंड यू सीन एंड एक्सपीरियंस सो मेनी अप्स एंड डाउन्स इन द कंट्री एंड इट्स पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और चुनाव आयोग विशेष रूप से।
कैसे देख रहे हैं आप इस बात को? जानी साहब, तो प्रॉब्लम हिंदुस्तान में है ये पिछले 10 साल से। अभी तो हालात तो इतना बुरी हालत है, सारे इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी क्रम्बल, कोलैप्स हो चुका है। और ये सरकार जो 2014 में बनी आई है, फिर 2019 में आई है दोबारा, फिर 2024 में फिर मैनेज किया है। इनका एक ही इरादा है कि सारे इंस्टीट्यूशन को सत्यानाश करके इंडिविजुअल्स को आगे ले आना है। बस जी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेसिक चीज ये है कि इंस्टीट्यूशन के बगैर जनतंत्र चल नहीं सकता, एक दिन नहीं चल सकता। सिर्फ इंस्टीट्यूशन की वजह से हिंदुस्तान में जनतंत्र चल रहा है। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा पॉपुलेशन, इतना बड़ा वैरायटी, इतना बड़ा डाइवर्सिटी, इतना बड़ा इकोनॉमिक सॉर्ट ऑफ ये इनिक्विटीज, ये सारे होने के बावजूद पिछली 75-76 ईयर्स में हिंदुस्तान का जो जनतंत्र चल रहा है सिर्फ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ से चल रहा है। बिल्कुल। आदमी आता है जाता है, भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। और पब्लिक के हाथ में भी है, वो उठा के फेंक भी सकता है, दोबारा ला भी सकता है। मगर इंस्टीट्यूशन वैसे की वैसे ही है। अपना पार्लियामेंट, अपना सुप्रीम कोर्ट, अपना प्रेसिडेंट, अपना कैबिनेट और सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारे इंस्टीट्यूशन का काम ईमानदार से नहीं करेंगे तो जनतंत्र का कोई स्कोप ही नहीं है। मगर पिछले 10 साल में ये फैसिस्ट सरकार जो है, इंस्टीट्यूशन को एक एक दिन करके एक एक करके खत्म करो। और अभी पूरा हमला लगा हुआ है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो बहुत कोर इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन तो है और इंस्टीट्यूशन में भी कोर इंस्टीट्यूशन है। कोर है, बिल्कुल। कोर मतलब रूट है, मेन रूट है, और उसके बगैर तो डेमोक्रेसी चल ही नहीं सकता। और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना, लेवल प्लेइंग देना है और इज्जतदार से लोगों को। और सबसे बड़ा उनका मुद्दा ये है कि यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज को इम्प्लीमेंट करना है। और कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर 1 है, बाकी तो फंडामेंटल राइट है और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, सेकुलरिज्म है, सोशलिज्म है, जो भी है। मगर अगेन कोर, कॉन्स्टिट्यूशन का कोर क्या है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। और उसका इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि 1947 अगस्त 15 तारीख तक और इससे ज्यादा जो है जनवरी 30 1950 तक हिंदुस्तान का जो लोग है सब्जेक्ट्स थे। सब्जेक्ट, अंग्रेजियों का सब्जेक्ट, कोई महाराजा का सब्जेक्ट, कोई प्रिंस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। और हम जो है सिटीजन बना है, सिटीजन बना है। सब्जेक्ट और सिटीजन का जमीन आसमान का फर्क है। सब्जेक्ट गवर्नमेंट का हुक्म लेना पड़ता है, सब्जेक्ट का कोई हक नहीं है, कोई राइट्स नहीं है। सिटीजन उल्टा, सिटीजन को सारे राइट्स है, गवर्नमेंट सिटीजन का हुक्म सुनना है, क्योंकि गवर्नमेंट को बनाता है सिटीजन। तो इतना जो जमीन आसमान का फर्क है, ये फर्क लाया है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। गरीब से गरीब आदमी को एक वोट, अमीर से अमीर आदमी को एक वोट। मैं तो बोलता हूं ये बॉम्बे में मुकेश अंबानी साहब का घर है 10,000 करोड़ का। एंटिल, पता नहीं क्या कहते हैं, एंटिल क्या कहते हैं, एंटीलिया। एंटीलिया। उसके सामने सड़क में एक एंट हिल, एक आदमी बगैर घर का सड़क में सो रहा है। अंबानी साहब का भी एक ही वोट है। उस गरीब आदमी जिसका घर नहीं है
और सड़क के ऊपर सो रहा है, उसका भी एक ही वोट है। यही ताकत है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन सिस्टम जो है पिछले कुछ साल से इतना वो शक के अंदर आ गया है, वेपनाइज कर दिया है, वेपनाइज कर दिया, हर चीज का वेपनाइज कर दिया है। हर चीज सीक्रेट है, सीक्रेट। सिर्फ निर्वाचन सदन के अंदर होगा, बाहर नहीं है। जैसे कहते हैं इलेक्शन जो है सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है और कुछ पॉलिटिशियंस को इलेक्ट करने का है, बस। बाकियों को तो उसका कोई ईसाई पार्टी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसी तरीका से चलते हैं इलेक्शन कमीशन। और हमने तो पहले भी डिस्कस किया है ईवीएम का जो फ्रॉड है। ईवीएम तो नंबर 1 फ्रॉड है, हम ईवीएम में अभी नहीं जा रहे हैं। अभी जो इलेक्टरल रोल में आ गया, वोटर लिस्ट, ये दोनों का रिलेशन क्या है? ये लोग सोचते हैं कि सिर्फ वोटर लिस्ट ठीक हो गया तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं है। ईवीएम का और वोटर लिस्ट का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। ईवीएम है फैक्ट्री मशीन है, मैं कंपेयर करता हूं जी। और फैक्ट्री में मशीन है ईवीएम, और इलेक्टरल रोल वोटर लिस्ट है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बगैर कोई चीज बना नहीं सकता। रॉ मटेरियल को मशीन में फीड करेंगे तब वोट आएगा। तब ये इन्होंने ऐसे बना दिया है कि वेपनाइज कर दिया है कि ईवीएम को तो पूरा वेपनाइज कर दिया है। माइक्रो प्रोसेस में क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता है, सीक्रेट। सिंबल लोडिंग यूनिट में क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता है, सीक्रेट। बड़ा मुश्किल से वीवीपैट लाया, वोटर वेरीफाइबल ऑडिट पेपर ट्रेल, उसको बंद कर दिया। हम गिनेंगे नहीं है, टाइम लग जाएगा, नहीं गिनेंगे, कोई जरूरत नहीं है। उसको तमाशा बना दिया है वीवीपैट को। अभी ये मशीन को तो पूरा तैयार कर दिया है, वेपनाइज कर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बना दिया है। वोटिंग नहीं है, पीपुल्स मैंडेट नहीं है अभी। मैन्युफैक्चरिंग जब मर्जी कर सकते हैं, मर्जी कर सकते हैं, मशीन में कुछ भी कर सकते हैं। ऑर्डिनरी मशीन है, क्या है ईवीएम में, क्या है कंप्यूटर एक्सपोर्ट जो कहते हैं, ये तो सबसे लोएस्ट मशीन है। ये बड़ा लंबा चौड़ा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। और राम अभी कहते वो उसको तो वेपनाइज कर दिया, जब मर्जी वो मैन्युफैक्चर करेंगे। अभी वो रॉ मटेरियल में आ गया है, रॉ मटेरियल को सफाई करेंगे ताकि अपना रॉ मटेरियल अंदर जाए, ताकि इलेक्शन का जो रिजल्ट जो है बिल्कुल अच्छी तरह से मैन्युफैक्चर होके आगे आ जाए। पब्लिक मैंडेट का जरूरत ही नहीं है। ये किसने ये पहले इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम अभी कभी शक करने का इमेजिन में नहीं कर सकता था, बिल्कुल। मगर 2017 के बाद हमें पता है इलेक्शन कमीशन के अंदर क्या हो रहा था। उस बेसिस में हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर काफी शक करना शुरू हो गया। जितना शक ज्यादा शुरू हो गया, इलेक्शन कमीशन ने दरवाजा बंद करना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन करना चाहिए था, नहीं दरवाजा खोलो, सनलाइट ले आओ, हवा अंदर ले आओ, लोग आके देखने दो ना, बिल्कुल बंद कर दिया। सब सिविल सोसाइटी को बंद कर दिया, पॉलिटिकल पार्टीज को बंद कर दिया, और जर्नलिस्ट को भी बंद कर दिया, सबको बंद कर दिया। अभी करने के बाद उनके मर्जी से डिक्टेट करते हैं, हुक्म देते हैं, हम ये हुक्म करो। अभी बिहार में आओ, बिहार का तो जो तमाशा है, ये तो बड़ा पूरा तमाशा है। अक्टूबर में इलेक्शन हो रहा है, पिछले फरवरी में इन्होंने पूरा रिवीजन किया था, करीब 8 करोड़ करीब 8 करोड़ वोट को डिलीशन एडिशन करके उन्होंने लिस्ट फाइनलाइज कर दिया था। उसमें खास ज्यादा वो हेराफेरी पाया नहीं, हर हेराफेरी पाया तो वो ठीक कर सकता था। ये फरवरी में,
उसके बाद पता नहीं है सडनली ये जून 24 को बगैर किसी को नोटिस देते हुए, बगैर किसी से कंसल्ट करते हुए, ना सिविल सोसाइटी से, ना पब्लिक से, ना पॉलिटिकल पार्टी से अनाउंस कर दिया, सर समरी इंटेंसिव रिवीजन। नाउ समरी इंटेंसिव रिवीजन भी कैसे हैं जी, और सिर्फ 2 महीने के अंदर 8 करोड़ वोट को दोबारा नया लिस्ट बनाओ। 203 सवाल ये है मन में हर किसी के होता है, जो सीधा पहला सिंपल सवाल इसकी, जैसे फरवरी में आपने कहा कि रिवीजन हो चुका था और वो है पुराना एक ट्रेडिशन है कि हर साल एक बार रिवीजन होता है, कहीं इलेक्शन हो या ना हो, हर साल अपने वोटर का वो नए नए वोटर्स की वो एडिशन करते हैं, वो सब होता है। तो अब सवाल सीधा एक सिंपल सा आता है कि भाई अचानक 2 महीने के छोटे समय खंड में इसकी जरूरत क्या आन पड़ी, क्यों है? यही तो बोल रहा हूँ, ये तो 2 किस्म का रिवीजन होता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, स्पेशल समर रिवीजन। ये समर रिवीजन होते रहता है, हाँ, होते रहता है। हर इलेक्शन के पहले होते रहता है, इसका भी हो गया है। हाँ, और चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं, वो चल रहा है। और ये इलेक्शन का 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 11 डॉक्यूमेंट दिखा करके, अपना सिटीजनशिप प्रूव करके, और 3 किस्म का कैटेगरी करके, 1987 का पहले जो पैदा हुआ, फिर 2004 के बाद पैदा हुआ, 3 किस्म कैटेगराइज कर दिया, जी, कैटेगराइज करके। और कोई समझने में भी मुश्किल हो जाता है कि क्या हम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। और 203 लिस्ट को कहते हैं ये तो ठीक है, उसके बाद का जो लिस्ट है सारा फ्रॉड है। बिल्कुल। मतलब बेसिक जो क्वेश्चन ये है, 2003-2004 के बाद जो लिस्ट से वोट डाला है और इलेक्शन हुआ है और गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है, सारे फ्रॉड है क्या? सारे इलीगल है क्या? सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्या? इलेक्शन कमीशन कहता है। और सर फिर तो सवाल ये भी बनता है, तो इससे पहले जो उन्होंने वोट डाले हैं तो वो सब क्या मतलब अवैध है क्या? कम से कम 2003 के बाद जो ने वोट डाला है सब फ्रॉड है क्या? और तो दूसरा, अभी जो फ्रॉड हो गया पूरा, उसके परिणाम फ्रॉड हो गए पूरे। अभी जो डॉक्यूमेंट्स की बातें कर रहे हैं, ये 11 डॉक्यूमेंट में नहीं जाना चाहता हूँ, वो तो हिंदू में उस दिन बड़ा अच्छा डिटेल एनालिसिस आया था। ये सारे डॉक्यूमेंट मिलकर के 15-20% के बाद ही होगा, 80% के लोगों के बाद ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा जी। जो डॉक्यूमेंट जो होता है 3-4 डॉक्यूमेंट्स होता है ज्यादा लोगों के पास, पर्टिकुलरली बिहार जैसे माइग्रेंट बेस्ड जो स्टेट है वो होते हैं, वो आधार कार्ड होता है, रेशन कार्ड होता है, मनरेगा का जो जॉब कार्ड होता है, और एपिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्शन कमीशन का। ये चारों को तो घर से कैंसिल कर दिया जी। ये चारों को नहीं करते, ये प्रूव नहीं है, ये सिटीजन प्रूव नहीं है, मतलब सिटीजनशिप में कम आ गया, ये वोटर में नहीं है जी। ये वोटर कैसी मामला जो है ना, ये सीए को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कुछ साल पहले, पूरा हिंदुस्तान में बड़ा जबरदस्ती इसका जो एजुकेशन हुआ है, और सीए एनआरपी को जो विड्रा करना पड़ा। तो ये इलेक्शन कमीशन को यूज करके ये दोबारा लाना चाहता है सीए को, एनआरपी को, फ्रॉड। न मेरे कहने का मतलब ये 4 डॉक्यूमेंट है, आधार है, आधार में कहते हैं डिपेंडेबल नहीं है जी। इन्होंने जो कानून बनाया है कि आधार वोटर लिस्ट को लिंक करने के लिए जी, ये क्या फ्रॉड है जी। ये हमने अपोज किया था कि आधार डिपेंडेबल नहीं है, आधार बोगस भी हो जाता है, मत करो, लिंक मत करो, इसका सर्वेलेंस हो सकता है, इसका मिसयूज हो सकता है। सुना नहीं जी, कानून पास कर दिया, आधार कार्ड को इसको लिंक करना है। वो कहते हैं वॉलंटरी तो बकवास है, फोर्स करते हैं, ऐसी 90% तो लिंक भी कर दिया। बिल्कुल। अभी कहते हैं आधार यूजलेस है, ओके। हाँ।
ओके, नाउ रेशन कार्ड, रेशन कार्ड तो हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि रेशन कार्ड तो गवर्नमेंट का खर्चा होता है उसमें, और उसमें वो जो वेरीफाई करके रेशन कार्ड बनता है, बिल्कुल और फैमिली का एड्रेस है, फैमिली का नाम है, जी कहते रेशन कार्ड नहीं है। मनरेगा कार्ड, वो भी गवर्नमेंट का स्कीम है, वो तनख्वाह मिलता है, वो भी वेरीफाई करके ही वो बनाते हैं, और वो भी कहते हैं नहीं है। और अपना खुद अपना कार्ड एपिक, इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड, खुद इलेक्शन कमीशन का जी हाउस टू हाउस वेरीफाई करके इश्यू किया हुआ जो कार्ड है वो भी नहीं करेंगे, बिल्कुल वो भी नहीं करेंगे। कहते कोई कास्ट सर्टिफिकेट लिया हो, हाँ, कोई मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लिया हो, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट लिया हो, बर्थ सर्टिफिकेट लिया हो, अपना नहीं है, माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट लिया हो, ये क्या फ्रॉड है? इलेक्शन के 2 हफ्ते पहले, 2 महीने, 2 ढाई महीने पहले के, ये क्या फ्रॉड है? ये सारे करते हैं, इंटेंसिव रिविजन नहीं करना नहीं है, करना है, मगर उसके लिए टाइम दे के प्लान करके ऑर्गेनाइज करके करना है। और सर ठीक है, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इसमें ये उठता है कि ये सब डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके भारतीय होने का प्रूफ है, अगर ये भी नहीं प्रूफ माना जाएगा तो आजादी के 78 साल के बाद वो कौन सा एक डॉक्यूमेंट है जो इस देश के नागरिक होने के लिए उसको प्रूफ माना जाएगा? अचानक से ये सब खारिज हो गए। इसी डॉक्यूमेंट से ये चल रहा है। नहीं, यही जो सवाल मुझे क्यों ये याद आ रहा है ना, ये सारे एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है, होम मिनिस्ट्री कर रहा है, अमित शाह कर रहा है। मैं सामने सीधा बोल रहा हूं, अगर ना बोलने के लिए बोलो, क्योंकि अमित शाह यही लैंग्वेज इश्यू किया था जब सीए का एजिटेशन चल रहा था। मैंने आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल नहीं लिखा है, मैं टीवी प्रोग्राम में बोला, इंडियन एक्सप्रेस का प्रोग्राम में बोला था मैंने। जी जी जब अमित शाह से पूछा था भाई सिटीजनशिप के लिए प्रूफ क्या है, कहते हैं ना आधार प्रूफ है, ना एपिक कार्ड प्रूफ है, ना रेशन कार्ड प्रूफ, ये कोई प्रूफ नहीं है। मैंने क्या चीज प्रूफ है देन? ये जो सीए का तो कोशिश कर रहे थे होम मिनिस्ट्री, उस टाइम पे नहीं कर पाया, काफी एजिटेशन हुआ है, मुस्लिम समुदाय जो है ना उसका काफी अपोज किया है, बाकी लोग ज्वाइन किया है, अभी उनका बैकडोर से कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इसको जो एक्सेप्ट करने से हिंदुस्तान को ऊपर बहुत फ्रॉड कर रहे हैं। आई एम वेरी एंग्री विद इलेक्शन कमिश्नर्स, क्योंकि उनको एक इतना इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दिए हुए हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और वो क्योंकि गणेश कुमार, क्या नाम है उसका? ज्ञानेश कुमार अमित शाह के नीचे काम किया हुआ है, JNK डिवीजन में काम किया हुआ है, और वो जो मंदिर जो बनाया, मंदिर का भी पूरा प्लान इसने बनाया जी। और उसके बाद नया डिपार्टमेंट जो बनाया है, सेक्रेटरी कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सहकारी क्षेत्र, जी हाँ, जो उसका फर्स्ट सेक्रेटरी है। ये जो बिल्कुल यूनियन होम मिनिस्ट्री के साथ मिले हुए हैं, ही इज ओनली एन एक्सटेंशन ऑफ द होम मिनिस्ट्री, समझा कि नहीं? बिल्कुल, तो कैसे इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा बाबा, मुझे बताइए। मैं नहीं जानता हूं उनको, मैं शक्ल से फोटो से देखता हूं, ये कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? और देखो, ये तो कहते हैं ना, इलेक्शन शुड नॉट ओनली बी फ्री एंड फेयर बट अपीयर टू बी फ्री एंड फेयर। लोगों के मन में तो शक आ गया, तो और क्या रह गया फिर? सही। अभी तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है इलेक्शन के ऊपर तो बिल्कुल शक के नजर से देखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ईवीएम को तो वेपनाइज कर दिया, हथियार तैयार है, ब्रह्मास्त्र तैयार है, और ब्रह्मास्त्र का अभी
रॉ मटेरियल, वो एरो एरो बोलते हैं, क्या कहते हैं एरो को, हिंदी में क्या बोलते हैं? किसको? एरो, एरो एम हाँ, करने का है। तीर तीर तीर। तीर, हम्म वाटर लिस्ट तो तीर है, हम्म ब्रह्मास्त्र हाथ में है। हम्म सो तीर को बनाओ, अभी तीर को बना रहे हैं, तो ताकि इलेक्शन रिजल्ट जो है आराम से अपना जब जहां मर्जी। अदरवाइज पिछले 10-11 साल में इतना बेईमानी हुए हैं, इतना करप्शन हुए हैं, मैसिव करप्शन हुए, खुलेआम करप्शन हुए हैं। एमपीस को खरीदा जा रहा है, एमएलए को खरीदा जा रहा है, मिनिस्टर्स को खरीदा जा रहा है, ये खरीदा जा रहा है, वो खरीदा जा रहा है। फिर भी दोबारा दोबारा इंटरनेशनल लेवल में इतना बेइज्जती हो रहा है, फिर भी इलेक्शन में आ जाते हैं, इलेक्ट होके आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं, अभी मुझे नहीं पता। तो मेरे मेरे कहने का मतलब है सिर्फ बिहार का इलेक्टोरल रोल के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, लोग तो करना चाहिए, ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि मैंने शुरू में जो कहा था, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी बिल्कुल खत्म हो चुका है। सी, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपने बात की, लोग सीधा भाग करके सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है इलेक्शन मैटर्स में? एक मैटर में ठीक तरह से जजमेंट दिया? नहीं, एक में नहीं दिया, पूरा सुनवाई नहीं की। बाकी इस चीजों में बार पता नहीं क्या। इस हाँ? बार क्या लगता है सर, इस बार क्या लगता है, क्या मैं वही वही पे आ रहा था, इस बार नहीं, क्या लगता है आपको? इस बार तो पब्लिक का प्रेशर ऑलरेडी हो चुका है, इलेक्शन कमीशन तो बैकआउट हो चुका है, इलेक्शन कमीशन बैकआउट हो चुका है। ये पर उसमें भी बहुत सारे लूपहोल्स हैं, बैकआउट मैं नहीं बहुत नहीं नहीं सारी नहीं, बैकआउट इसलिए मैं करो, यही तरीका है। तब एक बड़ा चीज जो गलती हो गया, अगर उसको कवर करना है, एकदम उसको ड्रॉप नहीं करेंगे। वेरी फैक्ट दैट सीईओ बिहार ने जो एडवर्टाइजमेंट निकाला है कि आप अभी एप्लीकेशन अभी दे दो, एन्यूमरेशन फॉर्म अभी दे दो, डॉक्यूमेंट बाद में दे दो, क्या मतलब है? क्या मतलब है ये? इसका क्या मतलब है? खाली फॉर्म देने का क्या मतलब है? जैसे कॉलेज में और एप्लीकेशन फॉर्म सर देते, मान नहीं लिया, नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं, मैं तो कॉलेज में मैं तो एक नहीं नहीं, कॉलेज में एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं हाँ, एडमिशन के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म के एंटरटेन करेंगे? नहीं नहीं नहीं, आप कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, आपका क्वालिफिकेशन का, मेट्रिक क्वालिफिकेशन का, मार्कशीट देने की जरूरत नहीं है, वो एडमिशन के बाद दे दो। क्या मतलब है ये हो सकता है क्या? और सर यहाँ ये तो हो इनको सकता है? इनके चाल चलन को देखते हुए मन में एक शंका भी होती है कि ये सब जो है, ये जिस तरह से हल्ला हुआ है, हो सकता है कि वो आपने जैसे अभी कहा कि भाई आप ये सब बाद में दे देना, अभी इतना फॉर्म भर दो, ठीक है। अब क्या गारंटी है कि बहुत सारे, मतलब कि करोड़ों की तादाद में आखिर में जब चुनाव सर पे हो तो वो वोट कट कट गए हो, तब क्या? कल मैंने वो तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट बात कहा। कहते इन्होंने काफी वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, एनसीसी का, फलाने का, ये बंडे का, और ये शुरू में इनका वॉलंटियर्स तो 1 लाख कुछ था, हाँ, बाकी 4 लाख हो गया फिर। हफ्ता हफ्ता 10 दिन में 4 लाख हो गए। ये कहाँ से आ गए? अच्छा, ये वॉलंटियर्स क्या मैन्युफैक्चर करते हैं क्या फैक्ट्री में? ये तो पूरा आरएसएस होगा। अगर 4 लाख हो, ये पूरा आरएसएस होगा। आज इंडिया टुडे का मैंने लेटेस्ट स्टोरी पढ़ा था, इसका एनालिसिस किया था। इंडिया टुडे तो प्रो प्रो गवर्नमेंट है, वो सपोर्ट कर रहे थे, हाँ, सपोर्ट कर रहे थे ये जो रिविजन का। वो माइल्डली वो क्रिटिसाइज भी कर रहे थे कि जल्दी में कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि ये वो ये जो जो वॉलंटियर कहते हैं, ये बिल्कुल ये जो बैकवर्ड ओबीसी, बिल्कुल शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, माइनॉरिटीज, इनका सारे डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ दम आर नॉट प्रॉपर्ली एजुकेटेड, उनका सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, मगर इट इज इन फेवर ऑफ द अपर कास्ट। अपर कास्ट तो सारे पढ़े लिखे हैं, मोस्टली पढ़े लिखे हैं, और वॉलंटियर्स भी हैं, उनका हेल्प करने वाले भी हैं, और उनका मदद करने वाले हैं कि ये, एंड इनडायरेक्टली दे आर हिंटिंग, तो दे वर सपोर्टिंग, वो हिंट कर रहे थे ये तो रिविजन जो है पूरा अपर कास्ट
जो बीजेपी को वोट डालते हैं उन्हीं के लिए है। लोअर कास्ट जो है मोस्ट ऑफ देम विल बी डिसएनफ्रेंचाइज्ड। तो बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो ये इलेक्शन कमीशन 3 आदमी का इलेक्शन कमीशन बनाया। जी Now let me come back to the election commission. Now सेशन जब इलेक्शन कमिश्नर था, सिंगल आदमी वो डोमिनेट कर रहा था। उसको कंट्रोल करने के लिए, जो बैलेंस लाने के लिए 3 आदमी को लाया, ताकि 3 आदमी है तो कोई बैलेंस हो जाएगा। जी एक आदमी डोमिनेट नहीं कर सकता है। अभी तो वो 3 आदमी का तो मतलब ही बेमतलब हो गया है। बाकी दोनों तो डम्मी बन के बैठे हुए हैं। ट्रू मुझे नहीं पता, आई डोंट नो एनी ऑफ देम, बट बाकी दोनों तो डम्मी बन के बैठे हुए हैं, डम्मी दस्तखत कर लगेगी। इसलिए तो 3 मेंबर कमीशन बनाया था। तो मेरे कहने का मतलब पूरे इलेक्शन सिस्टम इज अंडर ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन में है। तो उसकी इंटेग्रिटी, तो बिहार इज ओनली ए मैनिफेस्टेशन। सामने आ गया कि ये ऊपर से अंदर से जो फ्रॉड जो चल रहा था वो भी सामने आ गया है। कोर्ट में मुझे ये, अगर कोर्ट के ऊपर अगर कोई डर होता, ये कभी नहीं होते, नहीं कभी नहीं करते, हाँ मतलब कुल मिला के पब्लिक का जो कभी आउटरीच नहीं है करते कि नहीं मुझे कोर्ट में ये कहते हैं कंटेम्प्ट हो जाए, ये हो जाएगा, मगर ऐसे सिटीजन, ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीजन एमएस एक्सप्रेस वाइज। सुप्रीम कोर्ट का जजेस जो है ये काफी बड़े लिखे होते हैं। कोई लॉ में माहिर होते हैं, जी कोई सिविल लॉ में एक्सपर्ट है, कोई क्रिमिनल लॉ में एक्सपर्ट है, कोई कॉर्पोरेट लॉ में एक्सपर्ट है, मगर इलेक्शन लॉ में उनका एक्सपर्टाइज बहुत कम है। दे डोंट नो मोस्ट ऑफ द इलेक्शन लॉ, मे बी सम लीगल एस्पेक्ट दे मे नो। नाउ ईवीएम वोटिंग आने के बाद ये तो टेक्निकल मैटर बन गया है। इसे टेक्निकल इलेक्शन वर्चुअली, ये गलत है। जर्मनी का सुप्रीम कोर्ट इसलिए तो जजमेंट दिया है, वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी नॉट टेक्नोलॉजी। रिमेंबर 2009 में आर्गुमेंट कर रहे थे, जजेस गॉट अनॉयड, वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी नॉट टेक्नोलॉजी। मगर हिंदुस्तान का जजेस जो है टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, वो डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहे हैं। अरे जर्मनी इतना बड़ा लंबा चौड़ा पढ़ा लिखा कंट्री है, ऑलमोस्ट 90% लिटरेट है और सारे वो जानते हैं। यहाँ 140 करोड़ 100 करोड़ का वोटर्स है, कहते टेक्नोलॉजी लाया है। 10% 15% को समझ में आता है टेक्नोलॉजी क्या है, बाकी टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आता है। और जजेस आर वेरी मच इम्प्रेस्ड, ओके, इम्प्रेस हो जाए। पर टेक्नोलॉजी में भी देर आर एक्सपर्ट व्यूज। सी जो इलेक्शन कमीशन जो कंसल्ट करते हैं एक्सपर्ट्स को, वो एक्सपर्ट्स नहीं है, असली एक्सपर्ट्स नहीं है, वो तो सरकारी टेक्नोलॉजी है। None of them have got the real expertise in the election methodologies and technologies. Right. They may be good. They may be good in computer science, but they are not good in election technology. There are experts, software experts outside. हिंदुस्तान का अपना हिंदुस्तानी टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, टॉप एक्सपर्ट्स हैं, आईआईटी प्रोफेसर्स हैं, आईआईसी प्रोफेसर्स हैं, बाकी बड़े बड़े कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर्स है। उनका जो यूनानिमस ओपिनियन है, हमारा एक ग्रुप है, हम एक्सचेंज करते रहते हैं। दे से इट इज ऑल टोटली absurd. EVM election is the biggest fraud that could ever happen. A top computer science, they put it in writing. Put it in writing. He is telling me, sir, people like you should not waste your time asking for improvement. वो ये कहते हैं, टॉप कंप्यूटर साइंटिस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं ग्रुप में कि आप जैसे लोग ईवीएम को इंप्रूव करने के लिए टाइम वेस्ट मत करो। ईवीएम में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। कहते आप पेपर बैलेट मांगो और पेपर बैलेट मांगो। कंप्यूटर साइंटिस्ट टॉप मोस्ट,
I don't want to mention the name. आपको अगर याद हो सर, तो हमने लोकसभा चुनाव से पहले भी जब मैंने और आपने एक बातचीत की थी, तो मैं लगातार यही कह रहा था कि सर वीवीपैट की या तो पर्ची की जगह बैलेट पेपर ही जो है एकमात्र उपाय हो सकता है। Because I also had a discussion with some of the finest knowledgeable computer knowledge technical But सुप्रीम people कोर्ट में तब who said जाए, that कि अभी सुप्रीम बैलेट ही उपाय है, आप इसमें जाओ ही मत। सुप्रीम कोर्ट में, आई एम कमिंग बैक टू सुप्रीम कोर्ट, लोगों को मालूम होना चाहिए, अगर सुप्रीम कोर्ट में तब जाते हैं, एक ही इंस्टीट्यूशन है इंडिया में जो इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल कर सकता है। जी, कॉन्स्टिट्यूशन पावर उनके पास है, सुप्रीम कोर्ट। ना तब सुप्रीम कोर्ट में जाता है, खुद को जो नॉलेज नहीं है, ओके, एंड यू आर चैलेंजिंग दी इलेक्शन कमीशन, तो वो क्या जजमेंट कैसे देखते हैं? 100% बेस्ड ऑन इलेक्शन में जो कहते हैं, इलेक्शन कमीशन जो लिख के देता है उसी को जजमेंट बना देते हैं। ये कोई जजमेंट है? नहीं। हमने इसलिए तो सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन बनाया टॉप एक्सपर्ट्स के साथ, उसका चेयरमैन था जस्टिस मदन लोकुर, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज। मैंने पूरा, हमने सब रिपोर्ट सबमिट किया है, उन्होंने एक एक्सपर्ट को भी बुलाया नहीं है। अरे कम से कम वो एक्सपर्ट को बुलाओ, पूछो, और एक्सपर्ट वो प्राइवेट आदमी नहीं है, आईआईटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, आईआईटी के प्रोफेसर है, आईआईटी के प्रोफेसर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे। मेरे कहते मतलब वो अपना आम आदमी नहीं, वो फार मोर क्वालिफाइड देन द इलेक्शन कमीशन पीपल। कभी उनको बुलाया, एक्सपर्ट्स को बुलाया, देखिए आप इंडिपेंडेंट व्यू दे दिए, व्हाट इज योर इंडिपेंडेंट व्यू थ्रूआउट द वर्ल्ड, दैट इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट डू। कंपनी मैटर्स में तो करते हैं, कंपनी मैटर्स में एक्सपर्ट ओपिनियन पूछते हैं, नहीं पूछते? एग्रीकल्चर के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाया था, याद नहीं है? एग्रीकल्चर जो फार्म लॉस का इसका कमेटी बनाया, याद नहीं है? फार्म लॉस आर ए वेरी सिंपल थिंग जी। इलेक्शन का टेक्नोलॉजी मैटर्स हैं, क्यों एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं पूछा? क्यों? खुद का नॉलेज नहीं है, यू कांट हैव नॉलेज फॉर एवरीथिंग, ठीक है, बट दे शुड हैव टेकन ए व्यू एंड गिवन द अपॉर्चुनिटी फॉर द टॉप एक्सपर्ट, उनका जो एक्सपर्ट व्यू दे दे, चलिए इलेक्शन कमीशन उनको डिस्कस करे, आमने सामने कोर्ट में डिस्कस हो जाए, देन गिव इट जजमेंट, आई विल बी सैटिस्फाइड। जी। और हमने इतना मेहनत किया, इंटरनेशनल बेस्ट एक्सपर्ट्स, सीसी का बेस्ट टॉप मोस्ट, और सिर्फ कंप्यूटर साइंस का नहीं है, स्टैटिस्टिक्स का, इलेक्शन टेक्नोलॉजी का, इलेक्शन मेथोडोलॉजी का एक्सपर्ट्स है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, एमआईटी का, हमें ऐसे टॉप, पर किसी को बुलाया नहीं। बेचारी फार्मर्स को मत बुलाओ, अपना ही आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, उनको नहीं बुला सकते? आईआईसी, बट सुप्रीम कोर्ट अपने आप मर्जी, जैसे वो जानते नहीं। सी एडवोकेट्स जो आर्ग्यू करते हैं उनका भी लिमिटेशन है, वो तो लीगल पार्टी कर सकते हैं, टेक्निकल बात है तो टेक्निकल एक्सपर्ट ही कर पाएगा ना। या काउंटर व्यू, विदाउट काउंटर व्यू सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए, सब केस में जजमेंट के सत्यानाश कर दिया है। इलेक्शन सिस्टम का जो ये इतना शक आने का सुप्रीम कोर्ट भी उसमें एक वजह है, क्योंकि वो प्रॉपर एक्सपर्ट्स को डिस्कस करके बुला करके वो एक लर्नड जजमेंट नहीं दिया है। सही बात। So that's why I said institutional collapse is creating major havoc to India का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम का। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली, बहुत सही बात की सर आपने। और आई थिंक इस मुद्दे पर हमने जो दृष्टिकोण को लाना चाहिए था, कवर करना चाहिए था, आपने बिल्कुल किया। उम्मीद करते हैं कि बातचीत जो है वो हमारे दर्शकों को पसंद आएगी, उन तक जानकारी पहुंचेगी। और एग्जैक्टली जो 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं सर ने, एक ये सीधा कनेक्शन भी है, अगर जो उन्होंने भी कहा, और अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे पता चल जाएगा कि ये जो हमारे नए ईसीआई है, इलेक्शन कमिश्नर जो है, वो उनका अमित शाह साहब की
जो मिनिस्ट्रीज हैं और उनके क्या रिश्ता वो अब तक का रहा है, तो वो सीधी एक बात बन जाती है कि क्या वो स्वतंत्र रूप से कहीं भी काम कर रहे हैं या सीधा अमित शाह साहब की सूचना से काम हो रहा है पूरा। और दूसरा मुद्दा कि बिहार में जिस तरह से आउटरीच हुआ, अब वो जो है वो उनको अब अपने लीपापोती के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह से इस चुनाव प्रक्रिया को लेकर जो याचिकाएं हैं उसको देखना चाहिए, वहां टेक्निकल एक्सपर्टीज को लाना चाहिए, जो कि नहीं लाया जा रहा है, और सिटीजन नहीं सब्जेक्ट के तौर पे उनको जो है ट्रीट किया जा रहा है। 4 बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट थे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला आज हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों आज यहीं फिर जो है हम बातचीत जो है वो समाप्त करेंगे, और आप सबसे हम ये गुजारिश करेंगे कि आप ना भाई तो 2 हफ्ता तो इसी पे मिलेंगे मयूर जानी पॉडकास्ट पे, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले तुरंत, और लाइक कर ले, इसको शेयर करें, इसकी लिंक को हो सके उतना, और जैसे मैंने कहा सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बाकी 1 आध या 2 हफ्ते में, वो 2 हफ्ता कह रहे हैं कि हो सकता है शायद 1 आध हफ्ते में खुल जाए, तो बाकी तो फिर रूटीन हमारा जो है वहां पर मिलते रहेंगे और यहाँ भी मिलते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।